हेलो, मैं इमाम सर फिर से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ठीक है, फिर से आप लोगों की खिदमत में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बिहार बोर्ड से संबंधित क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का इकाई 1 यूरोप में राष्ट्रवाद बिहार बोर्ड के लिए लेकर आया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आंसर पर तवज्जो देने से पहले, ध्यान देने से पहले एक लाइन है सबसे ऊपर में, क्वेट्स है, उस पर थोड़ा हम लोग ध्यान देंगे। लिखा है कि उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। देखिए, एक बहुत बढ़िया यहाँ पे एक शब्द है, गौर कीजिएगा, लक्ष्य, यानी लक्ष्य की प्राप्ति जो है, लक्ष्य न प्राप्त हो जाए तब तक जो है एक स्टूडेंट्स हो या और भी अदर कोई भी हो, अगर उनका लाइफ में कुछ टारगेट है, अगर टारगेट सही हो तो ठीक है, उसे चैन से नहीं रहना चाहिए। ठीक है, उसका ध्यान एक ही जगह रहना चाहिए। ठीक है, केवल एक जो वर्ड है इस पे उसका ध्यान रहना चाहिए। जो लक्ष्य, जो वर्ड है, उसके दिल दिमाग में ये जो है चक्कर लगाना चाहिए, ये घूमते रहना चाहिए कि मेरा एक टारगेट है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, इधर घूम रहा हूँ, उधर घूम रहा हूँ, समय का वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं समय क्यों वेस्ट कर रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। यूजलेस वाला काम नहीं करना चाहिए, बेकार जो काम हो जाता है वो बेकार का काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अपने आप को एक खास इंसान बनाना चाहिए, खास स्टूडेंट बनाना चाहिए। सभी की तरह बनने की कोशिश मत नहीं करना चाहिए। आप अकेले एक अपने तरह बनिए ताकि आपको लोग पहचाने। ठीक है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है, लाइन से ही आप लोग बहुत कुछ समझ गए होंगे। ठीक है ना, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आंसर पे, आप तवज्जो देते हैं। अटेंशन प्लीज। क्वेश्चन नंबर 1, यंग इटली नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी? देखिए, यंग इटली क्या है? एक संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1831 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो है, सामने ही है, हम लोग को उतना मतलब टेंशन की बात नहीं, इसका आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देखेंगे। क्वेश्चन अगला क्या है? प्रश्न संख्या 2, किसी संस्था ने नवीन इटली के निर्माण में, किस संस्था ने नवीन इटली के निर्माण में भाग लिया था? कौन ऐसी संस्था थी, कौन ऐसा संस्था था जो नवीन इटली का निर्माण किया, उसमें वो भाग लिया? यंग इटली नामक संस्था। आंसर क्या होगा? यंग इटली नामक संस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे। यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? देखिए, एक संस्था का गठन किया गया था, उस संस्था का क्या नाम था? गौर कीजिएगा, क्या नाम था संस्था का? यंग यूरोप। ठीक है, और इस यंग यूरोप नामक संस्था का जो गठन किया गया, तो देखिए, दुनिया में बहुत सारे इंसान आए और दुनिया से गए। ठीक है, क्योंकि दुनिया में इंसान आया है, एक दिन उसे जाना है, लेकिन कुछ इंसानों ने इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अपना नाम अंकित करा लिया, लिखवा लिया, या कुछ इंसानों ने ऐसा कार्य किया जो दुनिया उसे पहचानी, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं कि मानव जाति का जीवन तो पाए। ठीक है, वो अशरफुल मखलूक़ात में उनकी जन्म हुई, सबसे बेहतर अशरफ इंसान को ऊपर वाले ने बनाकर भेजा, मगर वो दुनिया में कुछ हासिल नहीं कर पाए। ठीक है, बहुत दुख की बात है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग फिर से आते हैं। क्वेश्चन है कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? आंसर होगा मेजिनी ने। कौन किए थे? वो मेजिनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कब हुआ? अब देखिए, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया? तो जब वो तो जान गए कि मेजिनी किए थे, लेकिन मेजिनी वो किए तो कब किए? 1834 में किए थे। कब किए थे? 1834। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। प्रश्न संख्या 5 पे हम लोग आ गए। बहुत खुशी की बात है, जल्दी जल्दी वीडियो चल रहा है। किसने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया? देखिए, यूरोप में जो अन्य देश थे ना,
वहाँ एक आंदोलन चल रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन। कौन सा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, भाइयों, मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा आंदोलन चल रहा था? राष्ट्रीय आंदोलन। तो किसने यूरोप के अन्य देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित किया? ठीक है, आंसर उसका होगा मेजनी हो जाएगा। क्या? जोसेफ मेजनी। क्या होगा? मेजनी। ठीक है, रुकिए थोड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे। प्रश्न संख्या 6 नंबर पे गौर करेंगे। विक्टर इमैनुअल किस विचारधारा का था? देखिए, विक्टर इमैनुअल जो थे ना, उनका विचार था, उनके अंदर एक विचार था। उनका जो विचारधारा था वो कैसा था? वो किस विचारधारा के थे? राष्ट्रवादी विचारधारा के थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए, गैरिबाल्डी जो थे ना, पेशे से वो क्या थे? उनका काम क्या था? उनका पेशा क्या था? तो गैरिबाल्डी जो थे एक नाविक थे, नाव चलाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे गौर करेंगे। गैरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? देखिए, गैरिबाल्डी भी थे ना, वह किसके विचार का समर्थन कर रहे थे? किसका समर्थक थे वो? जोसेफ मेजनी के जो विचार था ना, उसका वो समर्थक थे। तो गैरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? तो मेजनी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई? देखिए, थोड़ा देर रुकिएगा, देखिएगा, किसने स्वयं सेवकों के, देखिएगा, स्वयं सेवकों, ठीक है, गौर कीजिएगा, पूछा है किसने स्वयं सेवकों की एक सशस्त्र सेना बनाई, एक सेना का गठन किया, सशस्त्र सेना बनाया। उनको कौन थे? तो वो थे गैरिबाल्डी। कौन थे? गैरिबाल्डी, जो क्या थे? पेशे से एक नाविक थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 पे आ गए हम लोग। बहुत खुशी की बात है। किसने नेपल्स पर आक्रमण किया? देखिए, नेपल्स पे आक्रमण किया गया, लेकिन किनके द्वारा किया गया? देखिए, कोई आक्रमण करता है तो कुछ ना कुछ वजह तो जरूर रहता है। ठीक है, लेकिन देखिए, यहाँ पे नेपल्स पे आक्रमण गैरिबाल्डी ने किया था। क्यों किया था? जब क्लास हम कोचिंग कराते हैं ना, स्टार कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ते हैं, तब इसको डिस्क्राइब करके बताया जाता है। एक एक मैंने चैप्टर का एक एक मैंने जो है टॉपिक पे बात किया जाता है, लेकिन यहाँ हम ऑब्जेक्टिव टाइप से लेकर के वाला आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। इसमें उतना ही कहेंगे जितना आप लोग के लिए यहाँ इससे संबंधित बात हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं किसने नेपल्स पे आक्रमण किया था। तो आंसर हो जाएगा गैरिबाल्डी ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 11, कब गैरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई? देखिए, आक्रमण नेपल्स पर गैरिबाल्डी ने किया, लेकिन इनका मन नहीं भरा। ठीक है, गैरिबाल्डी आक्रमण किए थे, कहाँ किए थे? नेपल्स पर, लेकिन इनका मन का जो है शांति मन में इनको नहीं मिला। फिर गैरिबाल्डी का एक योजना अलग चला गया, अलग इनका दिमाग गया, दूसरे जगह पे इनका दिमाग चला गया। तो गैरिबाल्डी अब योजना कहाँ बना रहे? रोम पर आक्रमण करने का योजना बनाए थे। ठीक है, तो रोम पर आक्रमण करने की योजना गैरिबाल्डी ने कब बनाई थी? 1862 ईस्वी में। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पे हम लोग आ गए। बहुत खुशी की बात है, बहुत आगे हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, बहुत ही खुशी की बात है। देखिए, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ? देखिए, यहाँ दो नाम है, गौर कीजिएगा, एक है फ्रांस और दूसरा है प्रसा, बीच में है और। ठीक है, बिटवीन जो है कि बीच में। ठीक है, यहाँ पे दिया है बिटवीन का माने बीच होता है। तो फ्रांस और प्रसा के बीच माने फ्रांस एंड प्रसा। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ? ठीक है, युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा देर ठहरिए। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 1870 से 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करेंगे, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? देखिए, इटली का एकीकरण चल रहा था, लेकिन पूर्ण कब होता है इटली का एकीकरण? इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूर्ण हुआ। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क कौन था? देखिए, कौन ही ग्रेट पर्सन थे, कौन है महान पुरुष थे, थोड़ा जाने हम लोग बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क जो थे वो कौन थे? जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि। ठीक है, जर्मन डाइट में प्रसा का प्रतिनिधि बिस्मार्क जो थे वो हुआ करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था? देखिए, दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनके छत्र छाया में अगर आदमी रहे तो उनसे इफेक्टिव होता है,
ठीक है, और अपने ज़िंदगी में चार चांद लगा देता है, बदलाव लाता है, ठीक है। उसी प्रकार बिस्मार्क जो थे वो किनके विचारों से प्रभावित थे, तो उनका नाम था हीगेल के विचारों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया के खिलाफ, देखिए ऑस्ट्रिया अब क्या करता है, यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन में से और आंसर हम निकालेंगे। ऑस्ट्रिया क्या करता है, प्रूसिया के खिलाफ, ठीक है। ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया के खिलाफ सेडेवा में युद्ध की घोषणा कब की थी, ठीक है। ऑस्ट्रिया प्रूसिया के खिलाफ सेडेवा में किसका घोषणा करता है, युद्ध का, लेकिन कब की युद्ध की घोषणा, 1866 ईस्वी में, 1866। अब देखिए थोड़ा एक और यहाँ नया चीज़ आप लोग को बता रहे हैं हम, देखिए गौर कीजिएगा, क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में देखिए दो आंसर और छिपा हुआ, मैं यहाँ से बता रहा हूँ। देखिए ऑस्ट्रिया ने, ठीक है, अब यहाँ देखिए यहाँ से समझा रहे हैं आप लोग को। ऑस्ट्रिया ने, ठीक है, प्रूसिया के खिलाफ कहाँ युद्ध की घोषणा की थी, तो आंसर इसका हो जाएगा सेडोवा। कहाँ की थी, सेडोवा में, ठीक है। एक और देखिएगा, ऑस्ट्रिया किसके खिलाफ युद्ध का घोषणा किया था, प्रूसिया के खिलाफ, मिला ना। देखिए क्वेश्चन हम लोग का क्या था, फर्स्ट में देखे थे हम लोग, ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कब की थी, 1866 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन में से दो आंसर और हमें मिल गया। ऑस्ट्रिया ने किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी, तो प्रूसिया के खिलाफ। ऑस्ट्रिया ने कहाँ युद्ध की घोषणा की थी, सेडोवा में, मिला ना। इसी तरह क्वेश्चन का आंसर बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग तवज्जो देंगे, गौर करेंगे, अटेंशन प्लीज। देखिए नेपोलियन कहाँ का शासक था, देखिए नेपोलियन कहाँ का शासक, देखिए अब क्वेश्चन से एक आंसर और मिला हमको। नेपोलियन कौन था, शासक था, कौन था, शासक। नेपोलियन कौन था, शासक, लेकिन कहाँ का शासक था। अगर क्वेश्चन पूछ दे इनमें से नेपोलियन कौन था, इनमें से नेपोलियन कौन था, ऑप्शन नंबर ए दे, नाविक, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी शासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो देखिए आंसर तो सीधे मिल गया। नेपोलियन जो था वो क्या था, शासक था, तभी ना बोला है नेपोलियन कहाँ का शासक था, आंसर हो जाएगा फ्रांस का। कहाँ का, फ्रांस का। प्रश्न संख्या 18 पे हम लोग जल्दी आ गए, एकदम तेजी से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ते पढ़ते। चलिए प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेपोलियन प्रूसिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कब की। देखिए नेपोलियन ने एक युद्ध की घोषणा किया था, ठीक है, तो उस युद्ध का घोषणा जो किया था किसके खिलाफ किया था, तो प्रूसिया के खिलाफ। क्वेश्चन पूछ सकता है नेपोलियन ने किसके खिलाफ युद्ध की घोषणा की, तो प्रूसिया के खिलाफ, लेकिन कब की, 19 जून 1870 ईस्वी में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। सेडोन की लड़ाई में किसकी हार हुई थी, देखिए एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, एक लड़ाई हुई थी जिसका नाम जो है कि सेडोन में एक लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो सेडोन की लड़ाई जो हुई थी ना, इस लड़ाई में किसकी हार हुई थी, तो देखिए फ्रांस वालों की हार हुई थी। एक चीज़ को गौर कीजिएगा, लड़ाई जो है ये आज का बात नहीं है, युद्ध जो है, लड़ाई जो है बहुत पहले भी हुआ है लड़ाई, ठीक है। जैसे पानीपत की प्रथम युद्ध, ठीक है, पलाशी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हार जीत इसमें हुआ है, कोई हारा है तो कोई जीता है। अब ये भी हम बता देते हैं कि कब हुआ है, बता देते जब डिस्क्राइब मैंने जो है वर्णन करके समझाते तब जरूर बताते, इसमें वर्णन करके समझाने का समय नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि बक्सर का युद्ध हुआ, पलाशी का युद्ध हुआ, ठीक है, घंघरा का युद्ध हुआ, जितना भी युद्ध हुआ, जितना भी लड़ाई हुआ है, कोई ना कोई हारा है, कोई ना कोई जीता है, ठीक है ना। अब कभी उससे रिलेटेड जब चैप्टर पढ़ाएंगे कि फ्रांस का युद्ध जो है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, अगर आप लोग को देखिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव ही हमें इसमें आप लोगों के सामने आप लोगों की खिदमत में लेकर हम आते हैं, इसलिए कि सब्जेक्टिव जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि मेरे पास पढ़ाने का टाइम जो है कि यूट्यूब पर ऑनलाइन नहीं है, इसलिए नहीं है कि मेरे पास बच्चे ज़्यादा हैं, कोचिंग में बच्चे ज़्यादा हैं, और इसमें क्या होता है कि समय नहीं दे पाते हैं। और फिर भी आप लोग के लिए जो है कि बहुमूल्य समय निकाल करके थोड़ा समय जो है कि बेशकीमती समय जो मेरे पास जो कीमती टाइम बचा रहता है, आप लोग के खिदमत में भी लेकर हाजिर हो जाता हूँ, ताकि आप लोग भी कुछ सीखिए, ठीक है। रही बात हमारे लिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा कि लाइक कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा, वो मायने नहीं रखता है। हम ये नेकी का काम है, नेकी काम कर रहे हैं,
चलिए गॉड देख रहा है ना, ऊपर वाले जो है भगवान जो है अल्लाह जो है वो लोग देख रहे हैं, वो तो जान रहे हैं कि नेक का काम हम कर रहे हैं, नेकी काम कर रहे हैं। मैंने जो है कि फ्री क्लास जो है हम करवा रहे हैं, बल्कि अपना ही हम इसमें से जो है कि खर्चा कर रहे हैं, नेट पैक वगैरह खर्चा होता ही है। आप लोग लाइक कीजिए या ना कीजिए वो आप लोग के ऊपर है, आप लोग बेहतर जो लगेगा आप लोग कीजिएगा, आगे कुछ नहीं बोलना है हमको, ठीक है। चलिए, सेडान की लड़ाई में किसकी हार हुई थी? फ्रांस वालों की हार हुई थी। किसकी हुई थी? फ्रांस वालों की। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? देखिए एक संधि हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, ठीक है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 10 मई 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 10 मई 1871 ईस्वी में। 10 मई 1871, ईयर ऑफ 1871। अब देखिए लास्ट में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि हर बार तो मैं कहता ही हूँ कि सामाजिक विज्ञान में मैं एक गारंटी देता हूँ। सामाजिक विज्ञान जो मैं क्लास कराता हूँ सोशल साइंस का, हालांकि मेरे कोचिंग में तो सब विषय की तैयारी कराया जाता है, लेकिन स्पेशल जो मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो मैं तैयारी करवाता हूँ उसमें हम आप लोगों को 90% की गारंटी ज़रूर देते हैं ना, 90% की गारंटी। आप देखिएगा इंग्लिश जो है ये जो है इसको हम जो है कि देखिएगा सामाजिक विज्ञान के लिए स्पेशल हम जो है 90% की गारंटी देते हैं। और देखिए कहना क्या है, आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, परीक्षा दे करके देखिए, नहीं तो जो मेरे आसपास के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो मेरे पास पढ़ चुके हैं या आसपास के अगल बगल के हैं, वे लोग तो हमको पहचानते हैं, खूब बढ़िया से पहचानते हैं, आसपास के एरिया में बहुत लोग हमको पहचानते हैं। मेरे पास जो बच्चे पढ़ के निकले हैं 10 का 12 का जो बच्चे निकले हैं पढ़ के, उन लोगों से थोड़ा आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोगों को खुद आइडिया मिल जाएगा कि सर पढ़ाते हैं तो कितना आता है, ठीक है। पिछला बार बताया था, उसके पहले बताए थे तो 5 नंबर केवल नहीं आया था, बाकी टोटल आया था। आप झूठ बोलने से इसमें क्या है, इसीलिए हम कह दिए हैं कि आप लोग पूछ के देख सकते हैं। आप लोग से मस्ट रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है कि इसको तैयारी कीजिए बढ़िया से। एक किताब के अंदर का क्वेश्चन आंसर ऐसा क्वेश्चन जिसका निचोड़ है, और इसका तैयारी कीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव मैंने वर्णन मैंने जो है डिस्क्राइब करके इसको जानना है, इसका जो है कि लॉन्ग क्वेश्चन जानना है, चाहे इसका हो, चाहे साइंस का हो, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे जो भी हो, जो भी विषय है, तो इसके लिए कोचिंग क्लास को जो है कि उसमें ज्वाइन करना होगा आप लोगों को, ठीक है। और जब ज्वाइन कीजिएगा, एडमिशन कराइएगा, तो आप लोगों को इससे बेहतर तरीक़ा से जो है कि समझाया जाएगा, रूबरू होकर आमने सामने रहिएगा और बेहतर समझिएगा, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए एक बात लास्ट में कह दें कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें सर ऑप्शन नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, मैं ऑप्शन क्यों नहीं देता हूँ, इसका वजह है। देखिए ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बच्चे तैयारी करते हैं, जानते हैं किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत दिन से पढ़ाए हैं कोचिंग, आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, लगभग यहाँ जो है बिहार में मैं पढ़ा रहा हूँ करीब 3 साढ़े 3 साल से, ठीक है ना। इससे पहले मैं बंगाल में था, ठीक है, बंगाल से ही मैं पढ़ा लिखा हूँ, बंगाल से ही जो है कि जो भी मेरा डिग्री है टोटल जो है बंगाल से हुआ है, ठीक है। तो यहाँ 3 साढ़े 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। कहने का मतलब है कि मैंने बच्चों के अंदर एक कमी देखा। वो कमी क्या है हमको पता चला तो बहुत दुख हुआ। बच्चे जब क्वेश्चन का आंसर याद करके आते थे तो ऑब्जेक्टिव में जो ऑब्जेक्टिव का मैं कह रहा हूँ, उसका जो ऑप्शन रहता था ना, याद कर लेते थे। हाँ, 1 नंबर का ऑप्शन नंबर ये होगा, बी नंबर होगा, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, इस तरह याद करते थे। मैंने उन लोगों को कैसे पकड़ा, मैंने लाइन बाय लाइन सीरियल वाइज मैं नहीं सुनता था क्वेश्चन आंसर। कभी 1 नंबर पूछ देता था तो कभी 20 नंबर पूछ देता था, तो उसमें बच्चे फंस जाते थे। तो हमें बहुत ख़राब लगा और उस कमी को दूर किया मैंने। हम क्वेश्चन आंसर जब कराते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो रहता है उसका ऑप्शन मैं नहीं देता हूँ शुरू में। हाँ, जब टेस्ट लेते हैं, जब टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, तो उसमें जो है कि मैं ऑप्शन ज़रूर देता हूँ ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर ले। OMR शीट भी देता हूँ ताकि बच्चे जो है OMR शीट के जरिए जो है फिलअप करके प्रैक्टिस कर ले। और ओवल करने का भी तरीका है, ठीक है ना। लेकिन इसमें ऑप्शन इसलिए नहीं देते हैं कि अगर आंसर याद रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देख करके, ऑप्शन में जो आंसर होगा आंसर देख करके आप लोग टिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बोलने को नहीं है।
ठीक है, बातें होती रहेगी, पढ़ते रहिएगा, जानते रहिएगा, बहुत समय बाकी है अभी। ठीक है, एक बात अंत में यही कह देना चाहते हैं हम कि ईमानदारी थोड़ा ज़रूरी है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन ह्यूमन लाइफ। मानव जीवन के लिए ईमानदारी जो है सबसे बढ़िया नीति है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, रख रहे हैं। ठीक है, खुश रहिए आप लोग। ओके, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।